वशत के गुलें चारों का मन रजाक सरबाजी शुमारा राज दफ्तर बारवा प्रोग्राम वशत कना अंचु के गुशा हर कौम हर मिलत ते यक राज दफ्तर दारी वो बे राज दफ्तरा ना फ़र्द बनते ना कौम बनते भले वादे के माँ राज दफ्तरा वाने वाये ताकाना लेटे ने चारें बड़ा बाज़ वादा गेंदग हमें कहते कि राज दफ्तर नबिश्ता कनग यक आर्ट यक फ़न और राज दफ्तर नबिश्ता कनग वास्ता गो आर्ट गो फ़न ईमानदारी दयानत लाजिमा चूँकि राज दफ्तर अरकसे के दस्ता बीत आइए ताकाना लूटी नबिश्ता बेका चीज़ें गुड़ा बाज जा आगों तारीका थावानम दंते भले अगा गु आर्टा ईमानदारी हम दयानत गोने गुड़ा जुआने राज दफ्तरे देमा कहते मरूची माँ राज दफ्तरे बारो आगप तराना रहो गए मैं गुना के मेहमान साड़ी हैं वफाकी वज़ीर वाजा मीर इसरारुल्लाह ज़हरी बलूच के आइया तारीख़ बलूच इसरा किताब नबिश्ता कुता के आइया गूँ ए बाबत्ता मोती गप्पा देमा भरे। इसरारुल्लाह ज़हरी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मेहरबानी। जिस तरह हम बात कर रहे हैं तारीख़ के हवाले से कि तारीख़ जो है किसी फ़र्द की हो किसी कौम की हो ये है कि हर किसी को अपने साथ कोई तारीख़ रखती है। तारीख़ एक लिखना एक आर्ट है फ़न है और उसके साथ साथ अब जब तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें बाज़ औक़ात ऐसे दिखाई देता है कि तारीख़ के साथ जो लिखने वाला मुअर्रिख़ होता है वो ईमानदारी नहीं करते हैं। फिर दूसरे लोगों को ख़याल आता है कि हम अपनी तारीख़ खुद लिख के तार जो वाक़यात उन्होंने दरगुज़र कर दिए उनको ले आएँ असली तारीख़ हकीकी तारीख़ लोगों के सामने पेश करें। हम अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो किताब आपने लिखी है तारीख़ बलोच इसका ख्याल आपको कैसे आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यूँ है कि मैं जब सूबाई सियासत से निकल के फेडरेशन की पॉलिटिक्स में चला गया जैसा कि इस्लामाबाद में हम गए उधर लोगों से मिलना जुलना हुआ वास्तवासदारियाँ हुई उनके ख़यालात देखे अपने ख़यालात सुनाए तो हमें यूँ महसूस हुआ मुझे ख़ासकर कि यहाँ इस्लामाबाद और पंजाब में बलोच कौम को एक ऐसे तरीके से ऐसे तसव्वुर से वो देखना चाहते हैं कि जैसा कि एक जंगल में कोई इंसान नुमा चीज़ है वो न कपड़े पहनता है न बात कर सकता है न खाना खाने का ढंग है न उसका कोई रवाज है न रस्म है। जिस तरह के जंगल में एक जानवर होता है एक दो जानवर क्या क्या करते हैं ये वैसी है। तो हमने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से कि किस तरह हम कैसे करें इस मामले को अपने कौम के हवाले से बलोच कौम के हवाले से कैसे इनके जहनों को किस तरह कितने लोगों का जहनों को ठीक किया जाएगा। तो मुझे ख्याल आया कि फिर इस पे हमें फिर किताब पे सोचना होगा क्योंकि बलूचिस्तान में जो किताब लिखने वाले हैं हिस्ट्री के हवाले से जैसा गोरों के ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में होतूराम लाला होतूराम कहते थे। आज मैं किताब लिखते वक्त मैं किसी से शजरा नसब जो मांग रहा था बड़े बड़े लोगों से तो मुझे कह रहे थे जी हमें पता नहीं होतूराम की किताब से देखें। हालांकि होतूराम अंग्रेज़ों का कोई मुलाजिम था और उसका ताल्लुक़ रेवेन्यू से था। वो अंग्रेज़ों के कहने पे या कुछ ऐसे उस ज़माने के लोगों के कहने पे उसने एक किताब लिखी और किताब में बलोच कौम को अगर गौर से देखे उनकी जो शुजात है उनकी सदाकत है उनकी मतलब जितने भी चीज़ें हैं उनको वो डिग्रेड करके लिखा गया है। वो किसकी खुशनुदगी पे क्योंकि इस कौम को दबाने के लिए। अगर कोई होतूराम का किताब पंजाब में पढ़ेगा तो वो क्या फील करेगा बलोच के बारे में, या कोई डिप्टी कमिश्नर जहाँ आके रहता है या कोई और ऑफिसर आके रहता है इधर रह जाता है ज़्यादा बलूचिस्तान में नौकरी करके चला जाता है, वो फिर अपने मखसूस अंदाज में कोई किताब लिख लेता है जिससे उसके ताल्लुकात अच्छे थे उसकी तारीफ़ कर बैठेगा, जिससे ताल्लुकात ख़राब थे उसको इतना गंदा करके छोड़ देगा कि उसको अगर कोई भी पढ़ेगा वो समझेगा कि बलोच जो 2-3 शेप में क्यों हैं। फिर तीसरी वजह ये थी कि
जब आपको याद होगा 1-2 साल पहले बलोच कल्चर पे, बलोच रस्म रिवाज पे, जब बलोचों के गैरत और बाकी चीज़ों पे हर्फ लाने लगे ऐवान बाला में, सनेट में एक खातून ने एक कबीले के, एक ख़ानदान के मसले को इस तरह ज़ेर बहस लाया कि जिससे मुझे रहा नहीं गया कि हमारी कबाइल की या हमारे कौम की या हमारे उन फैमिलीज़ की बातें जो एक माशरे में एक दूसरे के साथ होती रहती हैं, न अच्छा होता है बुरा होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस फ्लोर पे पूरा दुनिया के सामने हमें डिस्कस किया जाए। वो बलूचिस्तान के मसले को दरहकीकत ऐसे ले रहे थे कि जो नसीराबाद का वाक़या हुआ था, उस वाक़े की आड़ में बलूचिस्तान का मीडिया ट्रायल करना चाह रहे थे। जी, बस सारे चीज़ें यही थे। मैंने उधर वजाहत की, लेकिन वहाँ की मीडिया ने, आपको पता है कि वो पंजाबी मीडिया, उसने इस तरीके से अपने रिवायत के मुताबिक उसको उठाया और मुझे ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। लेकिन मुझे फ़ख्र था कि मैंने ईमानदारी से और अपने जोश और जज्बा और गैरत के साथ मैंने अपना कौमी दिफा किया है, भले छोटी सी चीज़ है। फिर इस पे मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ लिखना होगा। यानी इसके बाद आपको ख्याल? हाँ, मेरे जज्बात उभरने लगे। मैंने देखा कि क्योंकि उस दौरान आपने देखा होगा कि हमारे अच्छे अच्छे कबायली लोग, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन लाहौर में NGOs के एक टिकट की खातिर वहां जा करके अपने कल्चर को इतना गंदे पेश कर रहे थे कि जो ये इसरारुल्लाह ज़हरी ने कहा है, ये बात ये बिल्कुल गलत है। ये बलोच कल्चर नहीं है, बलोच कल्चर ऐसा है जैसा लाहौर का कल्चर है, इस तरह पेश कर रहे थे। तो उस वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हमारे लोग एक टिकट की खातिर और एक 5 स्टार होटल में 2 रात की रिहाइश की खातिर अपने कल्चर, अपने नामूस, अपनी गैरत का सबका सौदा करके कुछ ख़वातीन को, कुछ मर्द हजरात को खुश करके वापस आ जाते हैं और वहाँ के लोकल अखबारों में इसके मुतल्लिक NGOs के कहने पे बयान भी देते थे। तो मैंने सोचा कि मुझे तारीख़ लिखना है ताकि इसको मैं बलूचिस्तान में कम, पंजाब में ज़्यादा फैलाऊँ और लोगों को मैं मुफ्त दे दूँ कि ये हमारी कल्चर है, ये हमारी तारीख़ है। बलोच कोई वैशी नहीं है, बलोच कपड़े पहन सकता है, बलोच बात कर सकता है, बलोच एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत थी, बलोचों की एक हुकूमत थी। मुझे सारी चीज़ें इसमें जो चीज़ें शजरा नस्बें हैं कि हम कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, बलोच क्या है, तो इसके मुताबिक मैं चाह रहा था कि पंजाब में पंजाबियों को बताने के लिए कि बलोच ऐसा वैसा अफ्रीकी कबाइल की तरह इस तरह नहीं कि ना कपड़े पहनता है, ना रोटी खाना जानता है, घास खाता है। इसको मैंने मतलब तब्दील करने की कोशिश की है कि हम अपना कल्चर को और अपनी रस्म रिवाज को और बलोच कौम को उनको बताने की कोशिश करें। ये अच्छी कोशिश है कि वो हमारे बारे में, खासकर बलोचों के बारे में एक तस्वर रखते हैं कि ये वेशी है, उजड़ है, जाहिल है, हमने मुअज़्ज़िब बनाया। अब ये किताब पढ़ने से आपके ख्याल में उनके जहन में बलोच के हवाले से जो तस्वर उभरेगा कैसे होगा, आप क्या तवक्का रखते हो? देखिए ना, तवक्का तो उनसे मुस्बत की तो हमें है ही नहीं और होगा भी नहीं लेकिन ये है कि उनके जहन में किसी खाने में अगर उनके अंदर थोड़ी सी ज़मीर होगी, ये देख लेगा कि बलोच अभी से नहीं, नूह के वक्त से लेके अभी तक बलोच कहाँ से, कैसे, क्या हुआ, किसकी औलाद है, कैसे हैं, इसका एक पूरा हिस्ट्री है। बलोच ऐसा नहीं है कि गायब हो गया और एक जंगली गुरोह था और वो मिलके बलोच बन गए, बलोच से कबाइल में तकसीम हो गए और आके बलोचिस्तान एक वीरान इलाका था, इधर आके आबाद हो गए और पत्थरों पे बैठे हुए हैं और पत्थरों से जो है अपना रोजी रोटी ढूंढते हैं और खाते पीते और सो जाते हैं। ये कम से कम उनका तस्वुर। कम से कम आपके जहन पर ये बाकी बोझ मेरे ख्याल में नहीं होगा कि हमने रस्म रवाज और तारीख के हवाले से अपने केस का दिफा नहीं किया। ये है कि ये एक दिफा है कि आप किताब लिखकर पेश कर रहे हो, यानी भरपूर तरीके से अब अपने कौम का दिफा के लिए, दूसरे कौम को समझाने के लिए कि हम वो नहीं, हम ये है। और आपने ये किताब भी जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिला से शुरू की है, तो आप किस तरह जोड़ते हो इसको कि बलोच कौम की जो नस्ल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होकर फिर हम कोहे अलबोर्ज़, बलूचिस्तान, ताकि कराची, पंजाब, इतने पहले हुए बड़ी कौम है, तो किताब लिखते वक्त आपको मुश्किलात पेश नहीं आई? जी बिल्कुल, मुश्किलात तो पेश आती है। इतनी बातें तो मुझे पता नहीं था। मैंने मुख्तलिफ किताबें ले ली, जहाँ जहाँ से, जिधर जिधर से, फ़ारसी की किताबें हैं, अरबिक किताबें हैं। अरबिक का ट्रांसलेट बड़ा मुश्किल, शुक्र है मुझे अच्छे बंदे मिल गए थे, वो ट्रांसलेट करके बता देते। शाहनामा फिरदौसी है, बाकी इंडिया के कुछ लोगों ने किताब लिखी है, उसमें एक डिटेल है, 50 और प्लस किताबें हैं जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं। जहाँ जहाँ बलोच का जिक्र आया, बलोच के बारे में कुछ आया, उन सब को मैंने
इकट्ठा करने की कोशिश की। कुछ इसमें फिर हमारे अपनी कबायली रिवायत है, जैसा कि मैंने अपने बाप से सुना, मेरे बाप ने अपने बाप और दादा से सुना, या किस्से कहानी में जैसे बलोची गीतों में या कहानियों में जो किस्सों में ये बातें चलती रहती है, वो भी हम उस वक़्त से अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। तो उन सब को थोड़ा सा रिफाइन करा के किताबी शक्ल मैंने दी है। शक्ल में। अभी सरजरी साहब एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। गुले चारों का मैं ज़ीरे ब्रेक के ब्रेक करन तो गप्पा दे में भरे।